स्टूडेंट्स, बेसिकली देखो बेटा, ये वीडियो मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अकाउंट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा। एक तो एमसीक्यू करते वक्त आप एमसीक्यूज के क्या आंसर हैं वो सीख पाएंगे, आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही में कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये वीडियोस डालता रहूंगा, आप इसे ढंग से देखते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, थियोरेटिकल है। नेम द पार्टनर who lends merely the reputation to the firm and does not share a interest। ये कहते हैं भाई, उस पार्टनर का नाम बताइए जो सिर्फ, मेयरली का मतलब होता है ओनली, जो सिर्फ फर्म को अपनी रेपुटेशन देता है, इंटरेस्ट कोई नहीं देता, मतलब शेयर नहीं करता, किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट शेयर नहीं करता। इंटरेस्ट शेयर करने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि कोई ब्याज की बात हो रही है। इंटरेस्ट कहने का मतलब है किसी तरीके की फर्म में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, फर्म को सिर्फ वो अपनी रेपुटेशन देता है। असल में ऐसा होता है कि कोई मेरा दोस्त है, उसकी मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन, मैं उससे कहता हूं कि बस तू लोगों से ये बोल दे कि तू इस फर्म का पार्टनर है, ना ही तू फर्म में कैपिटल ले दे, ना ही तू फर्म से कोई प्रॉफिट लीजिए, तेरा फर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तेरा असल में एक रेपुटेशन है मार्केट में। अगर लोगों को सिर्फ ये लगा भी कि तू फर्म का एक पार्टनर है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी फर्म को फायदा हो जाएगा, और वो दोस्ती के नाते ऐसा कर भी देता है। वो सिर्फ लोगों को ऐसा शो कर देता है कि हाँ, मैं भी इस फर्म के अंदर पार्टनर हूं। यानी कौन सा ऐसा पार्टनर है जो फर्म को सिर्फ अपनी रेपुटेशन का फायदा दे रहा है और फर्म के अंदर किसी भी तरीके का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं? ऐसे पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाता है? नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का सी है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का सी, नॉमिनल पार्टनर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर आप ये कह सकते हैं पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल, बोथ ए एंड बी, और पार्टनर्स लोन। देखो बेटा, मैटर यहां पर है पार्टनरशिप डीड का, और जैसे कि हम जानते हैं सर, पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है, और इस रिटन एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी हुई हैं, जो जो बातें लिखी हुई हैं, वो सारी बातें पार्टनर्स को आपस में फॉलो करनी पड़ेगी। अब मैटर यहां पर यह है कि या तो पार्टनरशिप डीड आपके पास है ही नहीं, या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड अगर आपने बनाई है तो कुछ पॉइंट पर वो साइलेंट है। यानी उस पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने बहुत सारे आपस के एग्रीमेंट तय किए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर वो साइलेंट है, कुछ बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड है, लेकिन वो सिचुएशन किस चीज के लिए क्रिएटेड है? यहां पर ये देखिए, इन्होंने कहा है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ मुद्दों पे साइलेंट है। किन चीजों से रिलेटेड? इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट किस चीज पर नहीं दिया जाएगा। बेटा देखो, हमें मालूम है अगर आप पार्टनर होकर फर्म के अंदर कैपिटल दे रहे हैं, तो कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट मांगना चाहते हैं, और सॉरी, कैपिटल के ऊपर आप प्रॉफिट मांगना चाहते हैं। अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, तो कैपिटल के बदले आप क्या डिमांड करते हैं? कि मुझे प्रॉफिट मिले। आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं मांगते ना। लेकिन बहुत से पार्टनर्स होते हैं कि नहीं जी, हम तो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। तो पार्टनरशिप लॉ मना नहीं करता, पार्टनरशिप लॉ कहता है ठीक है ले लेना, लेकिन इस बात को आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा।
अगर आपने पार्टनरशिप डीड में उस बात को नहीं लिखा तो आपको फिर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। तो यही बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या पार्टनरशिप डीड हो ही नहीं तो इंटरेस्ट हमें किस चीज पर नहीं मिलेगा? तो बेटा इंटरेस्ट हमें कैपिटल पर नहीं मिलेगा। लेकिन सर ड्राइंग्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई पैसा विड्रॉ कर लिया तो फर्म पार्टनर से कहती है कि भैया आपने जो पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट पे कीजिए। समझ आती है बात या नहीं आती? तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप मुझे एक बात बताइए, पार्टनर्स ये आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई फर्म से पैसा निकालेगा, विड्रॉ करेगा, तो वो पैसा निकालने पर पार्टनर्स को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट हो सकता है। पार्टनरशिप लॉ मना नहीं करता कि नहीं जी अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो फर्म आपसे इंटरेस्ट ले सकती है, लेकिन इस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा। इस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। अदरवाइज पार्टनर अपना पैसा ही बिजनेस से निकालेगा तो फर्म को इंटरेस्ट क्यों देगा? लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में इस बात को डिसाइड करना चाहें कि नहीं जी कैपिटल के ऊपर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा और सॉरी पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो ये बातें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेंगी। सर पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया फर्म, पार्टनर कह रहा है भाई मुझे इंटरेस्ट दो, पार्टनर कह रहा है मुझे इंटरेस्ट दो, तो भाई देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। सर किस रेट पर इंटरेस्ट देंगे वो बात आप लिखिए ना, एग्रीमेंट में लिखिए कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा और इस रेट में मिलेगा। लेकिन सर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई नहीं है, इंटरेस्ट से रिलेटेड यानी पार्टनर के लोन से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई नहीं, तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे? जैसे कि हमने यहाँ कहा कि ड्राइंग के बारे में अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स लोन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हर हाल में पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एग्रीमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो रेट भी लिखा हुआ होगा, उस रेट पर देना पड़ेगा। अगर रेट नहीं लिखा हुआ तो लॉ कहता है 6% दो, लेकिन दो। तो बात यहां पर यह अगर कवर होती है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई बात नहीं लिखी हुई तो वो किससे रिलेटेड है? ड्राइंग्स और कैपिटल, इन दोनों से रिलेटेड अगर क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड बात नहीं लिखी हुई तो आप किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। यानी पहले का आंसर भी सी निकला और दूसरे का आंसर भी सी निकला। बोथ ए एंड बी। ये वाली बात अभी मैं सेकंड पॉइंट में कवर कर आया हूं। मान लेते हैं एग्रीमेंट है ही नहीं, किससे रिलेटेड? पार्टनर्स के लोन के इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो भैया देखो पार्टनर के लोन की बात अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखी तो भी देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर नहीं लिखी हुई तो रेट थोड़ी लिखा हुआ है, उस केस में रेट क्या होगा? तो आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या कहता है कि भाई 6%। द आंसर इज ए। ओह सॉरी सॉरी, देखो बेटा 6% ए में लिखा हुआ है और 6% पर एनम बी में लिखा हुआ है। पर एनम का लिखा होना बहुत जरूरी है। यानी ये जो 6% है ना, 6%, 6% कैसा 6%? पूरे साल का 6%। मान लो अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या दे देता है? लोन दे देता है, लोन दे देता है 10 लाख रुपए का और लिखा हुआ है 6% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि 6% पूरे साल का है। अगर आपने ये लोन 20 साल में कहीं दिया है तो आपको 6% पूरे साल का इंटरेस्ट था, अब आपको 3% मिलेगा। अगर पूरे साल के लिए पैसा दोगे तो 6% पूरा ले लो, आधे साल के लिए पैसा दोगे तो भाई आधा पैसा में आधा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6% पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पर एनम नहीं लिखा होता ना तो इसका मतलब ये होता है कि 10 लाख रुपए आप कभी भी दे दो, हमेशा 6% ही पे करना पड़ेगा, चाहे आप साल की शुरुआत में, तो साल के बीच में, तो साल के आखिरी दिन। तो 6% पर एनम इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चे। समझ में आती है बात या नहीं? तो इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड का बी हुआ 6% पर एनम।
थर्ड का आंसर क्या है? बी, 6% पर एनम। फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। भाई मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों ने अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में याद है या नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप बस उस वीडियो को देख लो ना, तो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे भी समझा दूं। हाँ जी, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर गेट्स मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ना, ना। अगर देखिए, कोई भी बात है पार्टनर्स को आपस में डिसाइड करनी चाहिए और डिसाइड करके उसे पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए। चाहे पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना हो, लिखो। नहीं लिखोगे किसी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ड्राइंग्स के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट लेना हो, लिखो पार्टनरशिप डीड में। नहीं लिखोगे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। पार्टनर लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट से बात है, लिखो। नहीं लिखा फिर भी देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं लिखा तो रेट डिसाइडेड नहीं है तो 6% देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप पार्टनर आपस में प्रॉफिट रेशियो मतलब प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी पार्टनरशिप डीड में लिखो मेरे बच्चों। अगर नहीं लिखा तो लॉ कहता है फिर तो सबको बराबर बांटना पड़ेगा। समझ आती है बात या नहीं? क्या करना पड़ेगा? सबको बराबर बांटना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने कितनी चालाकी से क्वेश्चन घुमाया। इन्होंने कहा मान लीजिए पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो कहते हैं किस पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो नाम कैसे लिखे, स्लीपिंग पार्टनर, जो सो रहा है, यानी बस पैसे देकर चला गया और सो गया। मतलब सो जाने का मतलब ये नहीं एक्चुअल में सो गया। स्लीपिंग पार्टनर उसे कहते हैं जिसने फर्म में पैसा दिया, अब वो फर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। वो कहता भाई देखो मैंने पैसा दे रखा है, मुझे इतना प्रॉफिट देते रहना, बस मैं पैसा लगाने के लिए पार्टनर हूं, एक्टिव होकर काम नहीं करूंगा। लेकिन ये जो बी और सी पॉइंट है ना, ये दोनों सेम ही होते हैं। एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर एक ही बंदे को कहा जाता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाने के साथ साथ बिजनेस के हर एक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो अब बच्चा कहेगा शायद ये एक्टिव पार्टनर को शायद ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एक्चुअल पार्टनर को शायद ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये काम करता है। नहीं भैया, अगर आपको किसी को ज्यादा और किसी को कम प्रॉफिट चाहिए ना, तो वो बात डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिखो, वरना किसी पार्टनर को ज्यादा या कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, नो वन, किसी को नहीं मिलेगा। समझ आती है बात या नहीं? क्योंकि सभी पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे उस सिनेरियो। तो आंसर हुआ डी, नो वन, क्योंकि सारे पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। देखो भाई, ये आ गया ड्राइंग से रिलेटेड बात। ये कहते हैं कि अगर आप इक्वल अमाउंट की ड्राइंग हर साल विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या रहेगा? देखो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखी है। आप सभी को शायद एक बात याद होगी कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है भाई, टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी आपने पूरे साल में ड्राइंग्स की हैं, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हर ड्राइंग अलग अलग टाइम पर हुई होती है, तो हर ड्राइंग पर अलग अलग टाइम फैक्टर लगाने से बेहतर क्या होता है कि एक एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। लेकिन ये एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये है एवरेज पीरियड निकालने का तरीका। और एवरेज पीरियड अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो वो कैसे निकलेगा? ये मुझसे कह रहे हैं कि जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, ये जो आप ड्राइंग कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका पूरा साल है, हर महीने आप निकालते हैं,
तो पहले महीने में आपने पहले ही दिन निकाला होगा, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है पूरे साल में? 12 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग की होगी आपने आखिरी महीने में, क्योंकि हर महीने निकालते हैं, और इसके भी बिगिनिंग में ही करी होगी, तो इस ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा होगा? 1 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 13/2, दैट इज 6.5। ये आपका एवरेज पीरियड है, 6.5 मंथ्स। ये आ जाएगा आपका आंसर इज सी, फिफ्थ का सी। फिफ्थ का है सी, यानी 6.5 मंथ्स। ये कहते हैं कि सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। डैश विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, भाई देखो दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एक को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है। फिर भी एक बार और बता दूंगा, देखो अगर किसी एक्सपेंस को हर हाल में प्रॉफिट से माइनस करना पड़े, हर हाल में, चाहे प्रॉफिट आपने कमाया है या ना कमाया, हर हाल में आपको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, तो उस ऐसे खर्चे को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि जब तक प्रॉफिट होगा ही नहीं तब तक वो हम प्रॉफिट में से माइनस कर ही नहीं सकते, और उसे कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना। तो जब तक प्रॉफिट होगा ही नहीं तो उसे अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे? तो जो चीजें हर हाल में प्रॉफिट से माइनस होनी है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? जब प्रॉफिट होगा तब उसके बाद ही उसे क्या किया जाएगा? एप्रोप्रिएट किया जाएगा। तो वो चीजें कहलाती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इनका सवाल ये है कि ये जो सैलरी टू अ पार्टनर है ये क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? तो मैं कहूंगा बेटा आप खुद दिमाग लगाइए। आपको क्या लगता है, पार्टनर अगर अपना वक्त बिजनेस में दे रहा है, पार्टनर अगर अपना वक्त अपने बिजनेस में दे रहा है, तो वो एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसा काम है जो पार्टनर को करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। उसके लिए पहली बात वो सैलरी मांग रहा है, वो तो वही गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, आपस में पार्टनर का एग्रीमेंट है कि सैलरी देनी है तो दे देना, कोई मसला नहीं। समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन अगर आप उसे सैलरी दे रहे हैं तो कम से कम इस बात का तो लिहाज करिए कि भाई पहले प्रॉफिट होगा फिर दी जाएगी सैलरी। ये थोड़ी कोई आप इंप्लॉय थोड़ी है जो हर हाल में, बाहर के बंदे थोड़ी जो हर हाल में सैलरी देगी, हर हाल में प्रॉफिट से माइनस करना। तो सैलरी टू अ पार्टनर इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। द आंसर इज सी, आंसर इज सॉरी बी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। Seventh, with context to debit side of partner's current account, pick out the odd one out। ये कह रहे हैं भाई देखिए आपको क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड के बारे में सोचना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड के बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि कौन सा ऑड वन है, इसमें से कौन सा ऑड वन है। देखो बेटा पहले तो ये समझते हैं कि पार्टनर्स करंट की डेबिट साइड पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एक तरीके का क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस को अगर पार्टनर ने कोई पैसा दिया हुआ है तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है, चाहे पार्टनर ने पैसा कैपिटल के थ्रू दिया हो या पार्टनर ने पैसा करंट अकाउंट के थ्रू दिया हो। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एक क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट है। समझ आती है बात ये नहीं है? तो अगर पार्टनर अकाउंट करंट अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है इंक्रीज करने के लिए, और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट को घटाना है तो डेबिट साइड पे लिखना होता है डिक्रीज करने के लिए। बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड पे, घटाने के लिए डेबिट साइड। समझ आती है बात ये नहीं है? तो अब आपको खुद सोचना है, अब ये करंट अकाउंट के साथ ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल के साथ भी है, बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड पे, घटाना है तो डेबिट साइड।
अब आपको खुद सोचना है कौन सी ऐसी चीज है जो इसको बढ़ा सकती है और इसे घटा सकती है। अब इन्होंने बात करी है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड की, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर वही चीज आ सकती है जो पार्टनर करंट अकाउंट को घटाएगी। तो बताइए जरा, ड्रॉइंग्स भाई पार्टनर फॉर्म से पैसे निकाल लेता है, जाहिर सी बात है घटा देगी, सही बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर ने पैसा ड्रॉ किया है उसके ऊपर पार्टनर को फर्म को पैसा देना पड़ता है, तो इससे भी पार्टनर का करंट अकाउंट घटेगा क्योंकि पार्टनर को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। सैलरी, सैलरी पार्टनर को मिलती है और जब वो मिलती है तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है। समझ आती है बात या नहीं? उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है, तो सैलरी की वजह से करंट अकाउंट बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। तो ऑड वन क्या हो गया? सी। आगे बढ़ो। अब पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड, ये कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स, ऑल ऑफ सारी चीजें ही होनी चाहिए भाई। देखो पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स का, तो सारी बातें लिखो ना कि पार्टनर बिजनेस कहां पर है, बिजनेस का नेचर क्या है, क्या काम करता है बिजनेस, ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, किस चीज की करता है, कौन कौन बिजनेस के पार्टनर है, ये सारी चीजें पार्टनर इसके अंदर होनी चाहिए। द आंसर इज डी, 8th वन इज डी। मैंने जो पार्टनरशिप डीड की वीडियो है उसके अंदर बकायदा आपको एक पार्टनरशिप डीड दिखाई भी थी एक्चुअली। ठीक। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कमीशन टू अ पार्टनर विल बी गिवन। पार्टनर को कमीशन मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रही है, विल बी गिवन फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल, ऑल ऑफ दीज। अब जहां पर ऑल ऑफ दीज आता है ना, बच्चा बड़ा ऐसा हो जाता है, ओ जल्दी से ऑल ऑफ दीज पे टिक कर दो। भैया बात सुनो, पहली बात पार्टनर को कमीशन मिलनी नहीं चाहिए कायदे से देखा जाए तो। भाई अपनी फर्म के लिए काम कर रहे हो, कमीशन लोगे यार? भैया देखो, कमीशन तो मैं लूंगा क्योंकि हम सब ने आपस में डिसाइड किया, एग्रीमेंट में ये बात तय है। चलो भाई, अब जब एग्रीमेंट में लिखी है ये बात तो अब तो देना ही पड़ेगा कमीशन, लेकिन कमीशन दे देंगे, आपके एग्रीमेंट में आ गई ये बात। लेकिन अगर इस साल आपको प्रॉफिट होगा ना, इसी साल प्रॉफिट होगा ना, तो ही आपको कमीशन देंगे। अरे यार पुराने प्रॉफिट्स भी तो हैं, रिजर्व, पुराने प्रॉफिट्स भी तो हैं, इसमें से दे दो ना मुन्ना ना, पुराने प्रॉफिट्स में से कुछ ना मिलने का कमीशन तुम्हें। अरे यार गुडविल, ये तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है, जो कमाए नहीं उसमें से पहले दे दें तुम्हें। ना रिजर्व से दे सकते ना गुडविल से दे सकते, सिर्फ और सिर्फ किससे दे सकते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट से। तो आंसर इज 9th का ए। ऑल ऑफ दीज को देखकर भावुक ना हो जाइएगा प्लीज। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ये कह रहा है इनमें से बताइए कि पार्टनरशिप का फीचर कौन सा नहीं है। जो मैंने पार्टनरशिप की लेक्चर 1 की वीडियो डाली थी उसमें सारे फीचर डिस्कस किए थे आपसे। चलिए फिर भी देख लेते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टनर, साइड सी बात है भाई, 2 पार्टनर के बगैर पार्टनरशिप बनी नहीं सकती, कम से कम 2 हो, एक अकेला आदमी अपना खुद का पार्टनर थोड़ी हो सकता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप बिजनेस को प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। कोई भी एनपीओ पार्टनरशिप डीड के साथ काम नहीं कर सकता, तो ये दोनों पॉइंट होने जरूरी है। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, यहां गलत हो गया, यहां गलत हो। पहले तो मैं डी पॉइंट बता देता हूं, पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल टू बिजनेस, ये बात तो सही है। वो लास्ट वाली लाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी, एनी पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल, ये वही पॉइंट है। सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर सबके लिए काम कर सकता है। तो पार्टनर बिजनेस के एजेंट भी है, पार्टनर बिजनेस के प्रिंसिपल भी है, यानी मेन बंदे भी पार्टनर है, एजेंट भी काम है। ये जो सी पॉइंट है ना, ये गलत है भाई। पार्टनर ओरल एग्रीमेंट के साथ भी पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं, तो ये जो सी पॉइंट है इट इज नॉट अ फीचर। समझ आती है बात या नहीं आती? 10th का सी, रिटर्न एग्रीमेंट। चलो आज इतना ही देखेंगे, ठीक है ना?
बाकी और भी हम इसको यानी अभी तो हम चैप्टर 1 ही कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ही कर रहे हैं। इसी चैप्टर की मैं आपको सारी एमसीक्यू की ये वीडियो यूट्यूब पर डालता रहूंगा। आप चैप्टर वाइज क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू की जितनी हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो बेटा खुद भी प्रैक्टिस करें, लेकिन जितना मुझसे होगा मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।